लाइव, हर जगह लाइव हो गया। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। पिछली क्लास थोड़ी बहुत टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा कम टॉपिक कवर हो पाए थे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसमें एकदम बेसिक से आपको वो टॉपिक कवर करते हुए, यानी कि थोड़ा सा आपको रिकैप कराते हुए फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करें। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। परिश्रम की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जिस चैप्टर की चर्चा कर रहे थे, उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई, उस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यानी कि इस चैप्टर का शुभारंभ तो हो चुका है, लेकिन मेरे भाई अगर बहुत बच्चे ये सोचते हैं, जैसे अबू जैद बार बार कमेंट कर रहे, सर आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पर सर प्लीज थोड़ा सा बेसिक पढ़ाओ। बेटा मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि अगर कोई नया कंसेप्ट आपके सामने आए, उस कंसेप्ट को समझने के लिए अगर कुछ ऐसी बेसिक नीड जो आप कभी नहीं पढ़े हो शायद, और पढ़े भी हो, तो एक कंसेप्ट आपका रिवाइज कराने के बाद मैं आगे बढ़ूं, और यही मैं आज की क्लास में भी प्रयास करूंगा। ठीक है? तो कैसे सभी लोग, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? हेलो हेलो अनिल कुश, यसी मिश्रा, मानसी, हेलो 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 हेलो। कैसा चल रहा है भैया? बढ़िया। तो भैया जल्दी जल्दी आ जाओ। परिश्रमियन कैसे हो भाई? बढ़िया नाम दिए तुम लोग यार। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करा देंगे बेटे मेरे भाई। दरअसल कूलम्स लॉ पे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वहीं से सवाल पूछा जाता है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि कोई टॉपिक अगर स्टार्ट कर रहा हूं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनको पहले मैं सॉल्व कराऊं। पहले आपको डेफिनेशन थियरी बता दूं, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करा दूं, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे देता हूं। ये हमेशा मैं प्रयास करता हूं, हमेशा की तरह प्रयास करता हूं। ठीक है? हर हर महादेव। आ अब पढ़ेंगे सर अच्छे से, अब मजा आएगा, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। देख लेना भैया, एक बार ऑडियो वीडियो प्लीज चेक कर लीजिएगा, बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, है ना? वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। सभी लोग बढ़िया हैं? सर किशन सर बैच बाई नहीं हो पाया है, कैसे हेल्प मिलेगी? नंबर तो लगता ही नहीं है। बेटा मैं टीम से बात कर लेता हूँ। नंबर बिल्कुल लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका नंबर ना लगे। हाँ, गुलाम का नियम प्रियांशी कह रही हैं, फिर से समझा दिए। ठीक है, हम उसी रिकैप पे चलते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे क्लास कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रह गई थी। ठीक है? तो आप टेंशन पे बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, आराम से सुकून से यहाँ पे भी कम डेटा में बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपकी कम डेटा में एक अच्छी पढ़ाई हो। ठीक है? एकदम बेसिक से अगर हम आपसे बात करें, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप पे डालें, तो हमने सबसे पहले आपको कल कूलम्स लॉ इसके पहले बताया था, और कूलम लॉ को आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कूलम का नियम, कूलम ने ये बताया था कि मेरे भाई अगर दो आवेश हैं, यानी कि दो चार्ज है हमारे पास, दो चार्जों के बीच में बल लगता है, यानी कि दो चार्ज हैं, दो आवेश है हमारे पास, और आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में किसने बताया था मेरे भाई? कूलम भाई साहब ने बताया था। कूलम भाई साहब ने हमसे बताया था और हम आपसे बता रहे हैं। इनके बीच जो बल लगता है वो तो या तो आकर्षण का बल हो सकता है, या तो प्रतिकर्षण का बल हो सकता है, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण हो सकता है। इसके बारे में हमें पढ़ना था और इसके सदिश रूप तक हमने पढ़ा था। फिर आपका बेसिक ये था कि सर थोड़ा सा बेसिक बता दीजिएगा ताकि हम इसका सदिश रूप वेक्टर फॉर्म समझ पाए। ठीक है? और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, इन दोनों टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के आगे थोड़ा सा, इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बढ़ेंगे। तो किन किन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जरा एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं। क्या क्या चीज आप लोग पढ़ने वाले हैं, जरा नजरे स्क्रीन पर आपकी होनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा, कैलकुलेशन की भी क्लास होनी चाहिए मेरे भाई। तो आपका एक तो कूलाम का नियम होना चाहिए मेरे भाई, याद रखिएगा। उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इसको हम समझेंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आवेश होता है, यानी कि जो चार्ज होता है मेरे भाई, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में। ठीक है? बीमा निकालना मानसी बिटिया, ठीक है बता देंगे, परेशान मत हो, अभी आराम से पढ़ते रहो। कोई ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं आता है, मैं उसको बताते हुए ही आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
इतनी टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई? चलिए स्टार्ट करें भाई भैया। ऐप में लाइव बेटा आपके बैच में देख ही रहा होगा, है ना? आपके बैच में दिख रहा हो मेरे भाई, आराम से देखते रहिए और चलते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए आराम से समझते हैं। कुलाम के नियम की बेसिक परिभाषा थी, जहां पे मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल कराने की जरूरत है, बाकी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बताऊं, कुलाम ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, यानी कि दो चार्ज हैं, एक हमारे पास चार्ज Q1 है और एक हमारे पास चार्ज Q2 है, इन दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पर यानी कि कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच में एक बल यानी कि ताकत लिखता है। ठीक है, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, लिख के परेशान मत हो। ठीक है, आर दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच में एक बल लगता है, यानी कि वो बल कैसा हो सकता है? आकर्षण का हो सकता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर मेरे भाई फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण होता है, जैसा हमने आपको अभी बताया। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। कुलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला दोनों बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा। हमने आपको ऐसे कंसेप्ट बताया था कि अगर एक धनावेश है एक ऋण आवेश है, यानी कि एक धनावेश है एक ऋण आवेश है, तो दोनों के बीच में क्या होगा मेरे भाई? चिपका चिपके होगा, आकर्षण का बल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। या फिर एक ऋणावेश है और दोनों ऋणावेश हैं या फिर दोनों धनावेश हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, लगता है मेरे भाई। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये पहला नियम था जहां पे हमने आपको ये बताया था। उसके बाद गुलाम ने यह भी बताया था कि दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चर्चा करें, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो आप यहां पे ऐसे देख पाएंगे ना मेरे भाई, यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे मेरे भाई क्या है मेरे भाई? R का स्क्वायर है। और यहां से हमने बताया था कि अगर समानुपात का चिन्ह हटेगा, यानी कि ये वाला चिन्ह, ये वाला साइन हट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको? यफ इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे के मेरे भाई क्या है? नियतांक है। जहां पे इसको हमने बोल दिया कि माध्यम का नियतांक इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे मेरे भाई बोलते हैं कोलंबियन फोर्स या फिर माध्यम का नियतांक बोलते हैं। ठीक है, नियतांक बोलते हैं। अब हम आपको एक एक चीज करके ब्रीफ करके थोड़ा सा बताते हैं ताकि आपको अच्छा ऐसे मत कहो मेरे भाई, सब अपने बच्चे हैं, सब अपने बच्चे हैं, ऐसे मत बोलिए किसी के बारे में। ठीक है, तो ये मेरे भाई कांस्टेंट टर्म होता है। अब हम माध्यम की निर्भरता के बारे में अगर चर्चा करें, यानी कि के की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है, हमने आपको बताया था कि ये बल लगेगा, ये बल का सूत्र होता है जो के की निर्भरता होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था और उसी के बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी ने पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ा था, बट आपको डेफिनेशन चाहिए था कि अगर दूरी बढ़ाएंगे यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान से समझिए, समझने की कला यहां पे होनी चाहिए, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा क्लास में ही। ठीक है, मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, अगर दूरी आपने बढ़ा दी गलती से, तो मेरे भाई जो बल लगने वाला है, जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे सब लोग, इस बात को याद रखेंगे। चलो अब मैं आपको बताता हूं यहां से कि एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड होना चाहिए यहां पे, आई थिंक ये है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। अब हम यहां पे चलते हैं, थोड़ा सा के की निर्भरता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे के की निर्भरता। ठीक है, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, एक एक चीज बताता हूं आपको। के की निर्भरता, के की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ के की निर्भरता दो बातों पे डिपेंड करती है। एक मेरे भैया मात्रक की पद्धति पे, मात्रक की पद्धति पे। अब आपको कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि जो मात्रक की पद्धति होती है वो दो प्रकार की होती है। मैं आपको समझा भी देता हूं, आसानी से आप समझ भी जाएंगे, सुकून से समझ जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा एक एमकेएस प्रणाली पढ़ा होगा, पद्धति में एमकेएस प्रणाली समझा होगा। एमकेएस और सीजीएस, पद्धति का मतलब क्या है मेरे भाई?
मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूं। एमकेएस, जिसको आप या फिर एसआई प्रणाली कहते हो, एमकेएस या फिर एसआई प्रणाली कहते हो, एमकेएस, एमकेएस प्रणाली होती पद्धत होती है, या फिर मेरे भाई क्या होती है मेरे भाई, सीजीएस पद्धत होती है। ये दो प्रणाली होती है, दो प्रणाली के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको इसको बताते हुए चलते हैं, ठीक है। के की निर्भरता, यानी कि के का जो मान होता है, जो के का मान वैसे होता है वो आप लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जिसका मान आप लिखते हो 9 गुणते 10⁻9 लिखते हो यूजुअल, ठीक है। अगर आप इसको कूलाम के नियम से इसकी विमा या मात्रक लिखने की कोशिश करोगे तो अब आप कहोगे कि सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, है ना। बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इस क्लास में समझाता हूं। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, इस वजह से इसको नोट करके लिखिएगा। ये बात सभी नहीं बताते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे निर्भर करती है। दो बात पे निर्भर करेगी मेरे भाई, एक मात्रक की पद्धति, एक मात्रक की पद्धति पर, और दूसरा मेरे भाई किस पे, माध्यम पर निर्भर करेगी कि माध्यम कैसा है, हमारा मीडियम कैसा है, माध्यम कैसा है, इस दो बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है। चलो आ जाओ। जब हमने आपको ये बताया मेरे भाई कि एफ बराबर, चूंकि हम ये पता है कि एफ बराबर होता है मेरे भाई, अगर यहीं पे आप इसकी विमा निकालने की कोशिश करें या फिर मात्रक निकालने की कोशिश करें तो इसको पूरा आपने के मान लिया। अब के की विमा कैसे निकालोगे, इसको उधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, एफ इंटू में आर का स्क्वायर, और बटे लिखोगे Q1 इंटू में Q2 लिखोगे। जरा ध्यान से देखो, 1 मिनट में निकाल लोगे बहुत आराम से, 1 मिनट में मेरे भाई निकाल लोगे। क्या लिखोगे, बल का मात्रक होता है मेरे भाई न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर, तो आप लिखोगे न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलाम का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरे भैया, कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास मात्रक आ गया। तो आप क्या लिखोगे मेरे भाई, यहां से अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे, मात्रक के बारे में लिखोगे तो लिखोगे मेरे भाई कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये कहा कि ये जो के है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, नियतांक है, ये हमने जो आपसे कहा के, जो के की निर्भरता हमने आपको ये लिखवाई, हमने कहा मात्रक की पद्धति पे, और हमने आपसे कहा कि माध्यम पर निर्भर करती है। तो अब आपके दिमाग में आ गया कैसे। अब यहां पे हेडिंग डालेंगे, एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे जिसको आप लिखेंगे कैसे। जरा ध्यान से देखिए, बहुत यूनिक चीज बताने जा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक से, अभी आप समझ भी जाओगे कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल सर, कैसे निर्भर करती है। आपके दिमाग में भी आगे सर इसको प्रूव करके दिखा दीजिए, आ रहा होगा, ठीक है, बोलो आ रहा है दिमाग में बात, दिमाग में बात आ रहा है, कैसे, आ जाओ। अब कैसे का जो आंसर हम लोग ढूंढने चले हैं, कैसे का आंसर ढूंढने चले हैं मेरे भाई, ये को अगर हम, ये जो मात्रक आपने लिखा है ये किस में मेरे भाई, एमकेएस में, अगर इसको आप सीजीएस में बदलने चलिए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा मेरे भाई, सीजीएस में अगर आपको बदलना है तो छोटा सा कंसेप्ट लिखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन बराबर, सभी लोग बताइए, कक्षा 10 की चीज है, 1 न्यूटन बराबर होता है सर 10⁵5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है माई बाप, 1 न्यूटन बराबर होता है मेरे भाई 10⁵5 डाइन होता है, याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगर हमने मीटर को, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर मेरे भाई, तो 10 की घात आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर, बनी बात है। देखो ये एमकेएस है और ये सीजीएस में है, जरा ध्यान से देखिए तब आपको चीजें समझ में आ गया। हाँ, शिवापाल और अरुण भाई कह रहे हैं सर थोड़ा सा और बेसिक बता दीजिए। मेरे भाई हमने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया आपको कि ये फार्मूला हमने कल भी बताया था, अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो अब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो बच्चे बिल्कुल नहीं है, जो बच्चे बिल्कुल अभी आए हैं, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो करते रहे ऐसे, उनको सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे नए हैं मेरे भाई, उनको ये लेक्चर फर्स्ट, प्लीज लेक्चर फर्स्ट अगर आप देखेंगे ना तो आपको बाकी चीजें आसान लगेंगी, है ना। लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, क्योंकि लेक्चर जो फर्स्ट होता है मेरे भाई, बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर आप बाद में भी कहोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। हाँ देखो मेरे भाई, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है थोड़ा कठिन है या फिर कम समझ में आ रहा है तो ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं आएगा, आपको नहीं आता तभी आप यहाँ पे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर
कि सर कूलम का स्क्वायर कैसे आए, जरा बता दीजिए। भैया आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और फिर ये है मेरे भाई क्या, कूलम। तो भैया कूलम का स्क्वायर ही तो होगा, सी का स्क्वायर ही तो होगा, बताओ। फिर अगर हमने ये जो के की निर्भरता हम लोग निकाल रहे हैं, के की डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको लगातार 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वही मेरे भाई हर सिंह मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, के की निर्भरता निकाल रहे हैं। कूलाम का स्क्वायर कैसे आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया मेरे भाई, न्यूट बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और फिर ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बट्टे क्या हो जाए, कूलाम का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, अरे ये ऐसे रहेगा ऊपर। ओके गाइस, ओके ओके, यहां पे रहेगा मेरे भाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लो। न्यूटन मीटर का स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और ये कूलम 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 का स्क्वायर। ये भैया क्योंकि चार्ज दो थे, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। ये लिख लिया हमने, 1 मीटर को सेंटीमीटर में हमने लिख लिया। चलिए अब हमारे पास कूलम यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भैया, वैसे आप आवेश का मात्रक लिखते हो मेरे भाई एसआई यूनिट में कूलम, एसआई यूनिट में आप लिखते हो कूलम, ठीक है। ये लिखते हो, अरे यार ये क्यों बंद हो जा रहा भाई, इसको क्या बीमारी पड़ गई। क्यू का मात्रक हो गया मेरे भाई कूलम हो गया, लेकिन अगर इसी को सीजीएस में आप बदलना चाहोगे मेरे भाई, तो सीजीएस में आप क्या लिखोगे, ये आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भैया, कूलम होता है। तो 1 कूलम बराबर होता है मेरे भैया सीजीएस में 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम इसे कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, स्टैट कूलम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर एक स्टैट कूलम में 1/3 × 10⁻⁹ इस चीज को याद रखेंगे, ये याद हो जाएगा, ये याद रखने की चीज है। थोड़ा भाई वॉइस बढ़ा दो दादा, थोड़ा प्लीज दादा वॉइस बढ़ा दो। स्टैट कूलम होता है 1 कूलम में, सीजीएस पद्धति में होता है। 1 कूलम किसका आवेश है, किसका मात्रक है, ये जो कूलम है मेरे भाई ये आवेश का मात्रक है एसआई यूनिट में, ये सीजीएस यूनिट में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम सीजीएस में होता है। बस अब जरा देखो, अगर हमने ये कहा कि भैया निर्वात में, निर्वात में हमने कहा निर्वात या हवा में के का मान क्या होता है मेरे भाई, एक, आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन हमने आपसे ये पूछा कि के कैसे, तो जरा ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपने नॉर्मल लिखा के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। जरा इसको सीजीएस में बदलें, इसको यहीं पे लिख दो 9 × 10⁻⁹, बहुत आराम से करते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में कितना डाइन, आप लिखोगे सर 10⁵5 डाइन। देखो बच्चों वाला गेम है, बच्चों वाला गेम है गाइस। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन, मीटर का स्क्वायर है यानी कि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। कूलम का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 10⁻⁹ होगा तो 3 × 3, और गुणते 10⁻⁹ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। जरा देखिए 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है मेरे भाई। देखो 9 5 14 4 18, और ये पूरा खत्म हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1 आ गई। तो के की वैल्यू 1 कैसे आई आपने देखा। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना के की निर्भरता मात्रक की पद्धति पर भी निर्भर करती है। जो चीज एमकेएस प्रणाली में इतना वैल्यू था 9 × 10⁻⁹ था, वही चीज जब सीजीएस में बदला तो उसमें के का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। इसका मतलब जो के की डिपेंडेंसी है, के की निर्भरता है, वो मात्रक के पद्धति पर निर्भर करती है। नया कॉन्सेप्ट है, लिख लो, क्योंकि वो जमाना चला गया। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि के की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। माध्यम पे भी आएंगे, इसके बाद माध्यम की बारी है, लेकिन फिलहाल इस स्लाइड को जरा आंखों के सामने प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा तहलका मार्केट में अलग है। मैंने आपको क्या बताया, जो चीज के की वैल्यू आप 9 × 10⁻⁹ रटते हो, न्यूटन मीटर के स्क्वायर बटे कूलम के स्क्वायर रटते हो कि नहीं, हमेशा रटते हो। तो हमने आपसे क्या कहा कि के की निर्भरता मात्रक की पद्धति और माध्यम पर भी निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, जो चीज एमकेएस पद्धति में यानी कि एमकेएस या एसआई प्रणाली में आपका 9 × 10⁻⁹ था, उसी चीज को जैसे ही हमने इसको सीजीएस में बदला, सीजीएस में बदलने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हमने पहले से अलग कर लिया कि मेरे भाई क्या होता है। ध्यान से देखो, 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 कूलम जो आवेश होता है उसको स्टैट कूलम में क्या डिनोट करते हैं मेरे भाई, 3 × 10⁹ या फिर इसी चीज को ऐसे डिनोट किया जाता है कि एक स्टैट कूलम बराबर लिखा जाता है 1/3 × 10⁻⁹ ये कूलम का आवेश। ऐसे स्टैट कूलम इतना बोला जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल विशाल भाई एकदम आराम से समझा रहे हैं।
यहां तक क्लियर है दिमाग में बात? एक कूलम में इतना स्ट्रैट कूलम, भाई एकदम सही चीज बता रहा हूं, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा ना, वो एक स्ट्रैट कूलम बराबर 1/3 × 10 की घात 9 तुमने पढ़ा होगा। ठीक है क्रिस भाई, क्रिस समझ गए? हाँ मेरा नाम नहीं लिए अजय कुमार। नहीं भैया आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? आप तो अंदर हैं। हाँ विशाल भाई समझा रहे हैं। सर फिजिक्स के बुक को लाए लाए सर, कौन सी बुक लें? अच्छा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये समझ गए कि ये कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। तो सीजीएस में इसका के की वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब के का मान इस पर निर्भर करता है। ये बात सिद्ध हो गई, ये बात सिद्ध हो गई। आ जाओ, अगर ये बात सिद्ध हो गई तब हमारे पास एक सवाल और आता है कि वो सवाल ये है मेरे भाई कि अब सर मुझे ये बताइए कि अब जो के का मान है, ध्यान से देखिए, वो माध्यम पर कैसे डिपेंड करेगा। अब बारी है मेरे भाई माध्यम का। ठीक है नोट कर लिया आपने? माध्यम के लिए तो आपको बुक में भी गिवन होगा, बस इसके लिए गिवन नहीं रहता पद्धति के लिए। अब माध्यम की निर्भरता शो करते हैं, हेडिंग डालेंगे माध्यम की निर्भरता, थोड़ा सा मोटा कर लेते इसको। देखो आ जाओ, देखो बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं आपको। अब ये माध्यम की बात करते हैं, यानी कि माध्यम की निर्भरता बात करते हैं। ठीक है, माध्यम की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम, माध्यम की निर्भरता। ठीक है, माध्यम की निर्भरता कैसे निर्भर करेगी? देखो माध्यम की निर्भरता किस बात पर निर्भर करती है, पहले इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है मेरे भाई। जब आप ये कहते हो मेरे भाई के की वैल्यू, के की वैल्यू लिखते हो ना मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पे एक आदमी को डिनोट करते हो ना चाप के, यहां पे एक आदमी को डिनोट करते हो भैया निर्वात की वैद्युतशीलता लिखते हो, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, यही तो लिखते हो? बोलो हाँ, ये लिखते हो कि नहीं? आराम से समझो, एक चीज बताता हूं भैया, आवाज तेज कर दो भैया थोड़ा सा, पता नहीं क्या आवाज में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या बताती है कि मेरे भाई अगर किसी माध्यम में आवेश रखा है, आवेश, इस पूरे चैप्टर में आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो आवेश पर बल किस प्रकार लग रहा है, कितना ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ऐसा। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, तो जिसका मान 8.85 गुणित 10 की घात माइनस में, ये लिखते हो ना 8.85 गुणित 10 की घात -12, ये लिखते हो ना, कूलाम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यही तो लिखते हो मेरे भाई, आराम से लिखते हो। चलिए अगर हम बात करें जो बल लग रहा है, अगर उसकी हम बात करें निर्वात की, निर्वात यानी कि हवा हवाई, मुझको सब कहते हैं हवा हवाई, के Q1 Q2 बटे आप क्या लिखोगे मेरे भाई, आर का स्क्वायर लिखोगे। अगर हम निर्वात की बात करते हैं मान लो, तो निर्वात के बारे में बात करें यानी कि हवा में, निर्वात के बारे में अगर हम बात करें निर्वात, तो यहां पे हमने लिखा यफ निर्वात के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यफ निर्वात के बारे में अगर मेरे भाई चर्चा कर रहे हैं तो यहां पे ऐसे लिखोगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हवा की बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते हैं, Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। अगर मान लीजिए इसी बल को, इसी आवेश को हम किसी माध्यम में रख दें, तो जो हमारा बल होगा, जो हमारा बल लगेगा यानी कि जो फोर्स लगेगा, ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब हमारा जो बल लगेगा वो F हम बात करेंगे मेरे भैया माध्यम में लग रहा है किसी। ठीक है, चूंकि ये क्या है, अब साइलेंट नॉट जब हम लिख रहे थे तो हम ये लिख रहे थे ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। जब हम बल बात करें किसी माध्यम में, किसी अलग मीडियम में, चीनी पानी हवा, कहीं अलग माध्यम हो गया हमारे पास, तो हम यहां पे ऐसे लिखेंगे ना 1/4 पाई, अब साइलेंट नॉट नहीं, यहां पे हम माध्यम कर दें, अब साइलेंट एम कर दें, एम फॉर मीडियम माध्यम, अब साइलेंट एम कर दिया। Q1 Q2 आवेश तो वही रखा है और उतनी ही दूर पर रखा है आर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए आर का स्क्वायर, इसको लिख दिया समीकरण 2। ठीक है, अब यफ निर्वात बटे एफ माध्यम यानी कि दोनों का अनुपात, आराम आराम से समझो, अभी सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई, थोड़ा समझ लो। लिखेंगे मेरे भाई आराम से देखो, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको जो बेसिक क्लास की नीड है ना, उसको हम बेसिक क्लास आपको मिल जाएगी, परेशान मत। तो जो आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स से डर लग रहा है ना, उसको भी हम बता देंगे आराम से।
नहीं नहीं भैया, सौम्या अवस्थी ऐसा नहीं है बिल्कुल, हम थकते नहीं है, पढ़ाने में तो बिल्कुल नहीं थकते। अटेंडेंस आज कम क्यों है भाई? मजा नहीं आ रहा है लग रहा है। आ जाओ गाइस। अब मेरे भाई, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम समीकरण 1 तथा 2 से बात करें तो एफ निर्वात बटे एफ निर्वात बटे एफ माध्यम, माध्यम में कितना बल लग रहा है जरा बताओ भैया। निर्वात में ये है मेरे भाई 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना आर का स्क्वायर, और ये है क्या 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, एप्सिलॉन m है, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन m माध्यम में, माध्यम में निर्वात की वैद्युशीलता, इसे चाहे लिख लो कहीं पे भी ऐसे डिनोट करके लिख लो। यहाँ पे जो लिखेंगे एप्सिलॉन m, उसके कहेंगे क्या, माध्यम, माध्यम की वैद्युशीलता। अभी हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, परेशान नहीं हुई आप लोग। यहाँ पे Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। जरा कट्टम कुट्टम दिख रहा है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। हमारे पास इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे भाई, कि एफ निर्वात, निर्वात में जो ताकत लग रही है, और बटे एफ जो माध्यम में लग रहा है, किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे हैं, वो बराबर, इसलिए मैं पूरी हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं निर्वात में लिख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, आराम से देखो। फिर हम यहां से एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन m लिख दिया, ठीक है। अब क्यों ना इन दोनों को एक नाम दिया जाए, इस प्यार को क्या नाम दूं गाइस, जल्दी बोलो। क्यों ना सोचा गया कि इसको एक नाम दिया जाए, और इसी को नाम दिया गया मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट और बटे एप्सिलॉन m बराबर, इसको नाम दिया गया एप्सिलॉन r। r फॉर क्या होता है सर, r फॉर रे सर। इसको नाम दिया गया मेरे भैया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोला गया मेरे भैया आपेक्षिक वैद्युशीलता, आपेक्षिक, आपेक्षिक वैद्युशीलता। इसको मेरे भाई बोला आपेक्षिक वैद्युशीलता, या फिर इसी को बोला गया परावैद्युता बोला गया, इसी को परावैद्युता, या फिर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे कहते हैं मेरे भाई पता है क्या, कि जब हम किसी की तुलना किसी और दूसरे से करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा कोई भाई बहुत पढ़ने में अच्छा है, उसे आप कर दो अरे भाई वो तो बहुत पढ़ने में तेज है, हम, लेकिन आप उसका कंपेयर किससे कर रहे हो, अपने से कर रहे हो, तो वहां पे आपेक्षिक आता है। इसका मतलब यह है कि मेरे भाई इसका और इसका, निर्वात में वैद्युशीलता और माध्यम में वैद्युशीलता के अनुपात को कहते हैं, और इसी को यहां पे लिख लीजिए, इसको कह देंगे मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट m को माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता। ये किस बात को दिखाती है, हम क्यों बार बार इसका नाम ले रहे हैं, ये दिखा रही है कि मेरे भाई जो बल लग रहा है, जो दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, और जो दो r दूरी पर हैं, वो अगर किसी माध्यम में रखे जाए तब कितना बल लगेगा, अगर हवा में रखे जाए तब कितना बल लगेगा। बात आई समझ में, एकदम सिंपल है, ठीक है, यहां तक सभी को नोट, इसी को आपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं, एकदम सिंपल लग रहा है ये, इसी को एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर माध्यम बटे निर्वात रहेगा, ठीक है, यहां तक। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा क्या, यही कह रहा हूं, ऊपर चला गया, आ गया समझ में, हाँ सबको क्लियर है, यही ऊपर चला जाएगा ना, ये कहना चाह रहे हो, क्योंकि ये बटे में बटा है, एक बटे एप्सिलॉन नॉट m बच्चे कह रहे हैं इधर है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, और ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे, तो चाहे ऐसे लिख लो, तो इनका कहना कि भैया सर इसको ऐसे कर दो, ओहो ये दूसरा चीज उड़ गया, इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है, ऐसा, ऐसा एक दिन आएगा एप्सिलॉन नॉट को नीचे रखा जाएगा, ठीक है चलो, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, क्यों क्यों ये m भाई साहब ऊपर रहेंगे और नॉट भाई साहब नीचे, क्यों रहेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये एप्सिलॉन नॉट एक बटे में है, ये ऊपर जाएगा, बटे में बटा कहां, नीचे बटा, और ये नीचे आ जाएगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे कह देंगे मेरे भाई, तो इसको कहेंगे माध्यम की वैद्युशीलता। चलो इसको तो निर्वात ही कह देंगे, तो यहाँ पे निर्वात ही रख दे हैं, निर्वात रख देते हैं, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है गाइस। यहां पे क्या कह देते हैं मेरे भाई, निर्वात, जज्बाती हो गया हूं मैं थोड़ा सा, निर्वात की वैद्युशीलता इसे कहते हैं मेरे भाई क्या, माध्यम की वैद्युशीलता,
ठीक है, माध्यम की वैद्युतशीलता। क्लियर है? अब किशन भाई बढ़िया पढ़ा। अच्छा, अबू जैद भाई ठीक है, क्लियर है, इतनी दिमाग में बात क्लियर है। हमने दो निर्भरता आपको बता दिया एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ किरण बिटिया अभी देखो, अब समझ आएगा, थोड़ा सब्र कर लो। अब यहां से चालू कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं बताया मेरे भाई, हमने सिर्फ ये बताया कि के की निर्भरता किन किन बातों पे निर्भर करती है। पद्धति के लिए बता दिया, एमके से जैसे सीजीएस चेंज किया तो के की वैल्यू 1 आ गई, तो हमने ये बात किया कि भैया देखो अलग अलग हुआ, यानी कि पद्धति चेंज हुई तो के का मान भी अलग अलग हो गया। फिर हमने माध्यम की बात कर दी, ये माध्यम आ गया हमारे लिए। ठीक है, इसका रेशियो कभी कभी पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा जाता है, रेशियो सीधे पूछा जाता है। ठीक है, चलो गाइस, गाइस आगे बढ़े हम लोग को आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। चले गाइस, आ जाओ भाई। ठीक है, अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊं आपको। भारत का सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि आपको किसी भी भौतिक राशि का किसी भी फार्मूले का अगर लिखना है मेरे भाई, क्या सदिश रूप लिखना है, मान लो हमेशा आपको सदिश वेक्टर फॉर्म, आप भी आगे भी पढ़ोगे, बहुत सारे फार्मूले पढ़ोगे, उसमें आपको आता है ना कि वेक्टर फॉर्म बता दो, वेक्टर फॉर्म कैसे होगा, आ जाओ सदिश रूप कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, नायाब तरीका बताऊं। देखो मैंने कल भी आपको एक बताया था कि भाई देखो वेक्टर के लिए आपको 3 चीजों को होना बहुत जरूरी है। एक तो आप या तो x अक्ष में चलोगे, या तो आप y अक्ष में चलोगे, या तो आप z अक्ष में चलोगे, है ना, z अक्ष में चलोगे, एक्स वाई जेड चलोगे। और ये एक्स वाई दोनों एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, लंबवत हैं, और ये वाई जेड एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे ये है, ये 3D है, एक्स मान लो, वाई मान लो, और ये जेड मान लो, 3 मान लो, तीनों एक दूसरे से क्या है मेरे भाई, परपेंडिकुलर हैं। तो किसी भी भौतिक राशि में अगर आप वेक्टर से, ये आर वेक्टर को कहते हैं मेरे भाई स्थिति सदिश, या फिर यूनिट वेक्टर बोलते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश जो होती है मेरे भाई, एकांक जो सदिश होती है वो हमेशा किसी भी भौतिक राशि का दिशा को निर्धारित करने का काम करती है। सदिश का मतलब ही है मेरे भाई, साफ साफ है कि जिसके पास डायरेक्शन हो, यानी कि दिशा हो, और जिसके पास मेरे भाई परिमाण हो। ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास दिशा हो और परिमाण हो। जैसे मैंने कहा दिया कि आपको 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में मान लो चलना है। ठीक है, पहली बात हमने ये कह दिया कि आपको 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलना है, तो 5 किलोमीटर जो आपका है वो आपका परिमाण है, और जो हमने एक दिशा बताई आपको उत्तर की दिशा में चलना है मेरे भाई, वो क्या है मेरे भाई, वो आपकी क्या हुई, दिशा हुई। तो ऐसी वे सभी भौतिक राशियां जिनके पास क्या हो, एक दिशा हो, डायरेक्शन हो, और एक मैग्नीट्यूड हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम कहते हैं। आ जाइए, अच्छा छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है इन सब की, तो ठीक है। अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं, सर बताइए क्या कहते हैं सर। अब हम पहले ये लिखते हैं कि भौतिक राशि में हमने ये लिख लिया कि मेरे भाई मान लो हमारे पास ये न्यूटन का नियम है 1/4 पाई, अब तो याद हो गया होगा। अब साइलेंट नॉट Q1 Q2 और बटे क्या होता है मेरे भाई, R का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब अगर हमने आपसे ये कह दिया कि हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं और दोनों, एक Q1 Q2 है, दो हमारे पास आवेश है, मान लीजिए दो आवेशों के बीच में बल लगेगा। अगर आपको भी पता है कि अगर ये गुण होता है, दोनों धनावेश है, तो दोनों के ऊपर बल प्रतिकर्षण का लगेगा। दोनों के बीच में एक बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। बोलो विनीत भाई हाँ कि ना। आप बड़ा कैजुअल पढ़ाते हो। हाँ, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, भारत में ऐसा तरीका मेथड बना ही नहीं। ये प्रोडक्ट जब बन रहा था, इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद भगवान ने खुद ही बंद कर दी। वो ताजमहल वाला नहीं है कि एक बार बनाए तो हाथी काट दिया गया, अब अगर हम कैद हो जाएंगे तो मामला ही हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, अटेंडेंस लगाते रहिए। ठीक है गाइस, आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है सुकून से। सर सीरीज का परिमाण क्या है, परिमाण है जैसे 5 रुपया परिमाण है। तुमने कहा कि भैया 5 किलो दे दीजिए, 5 जो हुआ वो परिमाण है, किलो चीनी आप मांग रहे हैं, बात खत्म, वही परिमाण है, परिमाण समझिए। पीयूष बटवा, हाँ तुलसी द्विवेदी, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चले गाइस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप ऐसे लिखते हो प्रतिकर्षण का बल लगेगा,
अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो स्वाभाविक बात है जो बल लगेगा वो 1 से 2 की ओर लगेगा, F12 लगेगा। ये वाला बल इधर लगाएगा तो इसकी जो दिशा होगी तो F21 ये होगा। और यही सदिश तो हमें निकालना है मेरे भाई, प्रतिकर्षण बल अगर लग रहा है तो। अब पोजीशन की जो बात है, आर जो वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, ये दिशा बताती है मेरे भाई, दिशा का निर्धारण करती है। कहीं लिख लीजिए, जो एकांक सदिश होता है, एकक सदिश होता है, आर कैप होता है। आर कैप का जो फार्मूला होता है मेरे भैया, उस वेक्टर को लिख दीजिए और उसी के परिमाण से भाग दे दीजिए और आपका काम क्या हो जाएगा मेरे भाई, आसान हो जाएगा। एक चीज हमने और बताई थी, चाहे आप आर वेक्टर लिखिए, ठीक है, चाहे आप R21 लिखिए, जैसे ये हमने लिखा कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो मेरे भाई आप लिखेंगे R12 लिखेंगे। इधर से आप दूरी माप रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, R12 लिखेंगे। लेकिन अगर आप इधर से दूरी माप रहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, R21 लिखेंगे। ठीक है, चाहे आप क्या लिखिए मेरे भाई, R12 लिखिए और चाहे आप सिर्फ R लिखिए, इन सब का मतलब एक है। जैसे हम सबका मकसद एक क्या है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना, बहुत अच्छा स्कोर करना। बैच के लिए कोई प्रॉब्लम है तो क्या करें बेटा, IVR दिए गए नंबर पे कॉल करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डाउट रेज करिए आराम से, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी क्लास के वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है गाइस, ठीक है भाई। अब मेरे भाई आपको इसमें लिखना है ना, आराम से लिख दो। अब इसी में आप किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे भाई क्या हो गया, परिमाण, ये परिमाण हो गया। बस दिशा से आपको क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो एफ वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप क्या लिखोगे, Q1 Q2 बटे आप आर का स्क्वायर लिखोगे, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये हो गया मेरे भाई स्टैंडर्ड फार्मूला। इस चीज को लिखने का तरीका एक और हो सकता है, इसको तरीका एक ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप एफ वेक्टर लिख रहे हो, यानी कि एफ की दिशा के डायरेक्शन के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे, Q1 Q2। देखो आर कैप को लिख सकते हो मेरे भाई आर के में मॉड, जैसे ये लिखा हुआ है ना, जरा ध्यान से देखो। आर वेक्टर का फार्मूला क्या होता है मेरे भैया, आर का वेक्टर और बटे इसी के परिमाण से भाग दे दोगे। इसके परिमाण की वैल्यू क्या है, आर। जब आर का गुणा आर में होगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे भाई, इसे कहते हैं मेरे भाई सदिश रूप। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो एग्जामिनेशन में सिर्फ सदिश रूप लिखने के लिए आता है, सिर्फ लिखने के लिए आता है, इसकी प्रूविंग नहीं आती। अच्छा दूसरी चीज ये कि इसके लिए हमें एक सेशन, जैसा कि आप लोग की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे सर एक बेसिक क्लास लगा दीजिए और उस बेसिक क्लास में हमको सदिश बता दीजिए, बेसिक मैथ बता दीजिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स की वो बता दीजिए। ये बेटा जब क्लास खत्म हो जाएगी आप कमेंट कर दीजिए, ये मैं आपको एक क्लास इस पे लेना पड़ेगा, जिसमें आपको सदिश रूप बता सकूं, कुछ गणित के फार्मूले बता सकूं, जो पूरे फिजिक्स में आपको काम देगा, है ना। अच्छा बेटा सुरभि सिंह, एकदम बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ, एक एक स्लाइड को लिख रहा हूँ, एक एक टॉपिक को लिख रहा हूँ, एक एक चीज का मतलब लिख रहा हूँ कि आर कैप किसी भी फार्मूला, अगर आपको किसी का भी सदिश रूप लिखना है, मैंने आपको सब बता दिया। एक चीज कि आर कैप का मतलब ये दिखाएगा मेरे भाई दिशा को, किसको दिखाएगा मेरे भाई, डायरेक्शन को दिखाएगा, दिशा को शो करता है। इसे मेरे भाई बोलते हैं लंब कोणीय एकक सदिश या फिर एकांक सदिश बोलते हैं। ठीक है, एकांक सदिश बोलते हैं। एकांक सदिश का जो सूत्र होता है, उस वेक्टर को लिखते हैं, उसी के परिमाण से भाग दे देते हैं तो वो हमारा दिशा आ जाता है। ये दिशा है और ये परिमाण है, क्योंकि सदिश राशि का वो होता है परिभाषा, वे भौतिक राशियां जिनके पास दिशा होती है वो परिमाण होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, बात खत्म। ये सिंपल था, ठीक है भाई पीयूष, क्लियर है। चैप्टर खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि ये फिजिक्स आपके अंदर उड़ेल देना, ठीक है। आदर्श वाक्य हमने आपको क्या बताया बेटा कि अगर परिमाण आप लोग कह रहे हो, परिमाण क्या है, हमने आपको क्या बताया, परिमाण का मतलब ये है कि जैसे हमने आपसे कहा कि परिमाण, आप बार बार कह रहे हो, परिमाण का मतलब मेरे भैया वैल्यू कितनी, जैसे आपने कहा कि भैया 5 किलोमीटर हमको उत्तर में जाना है, ये जो 5 किलोमीटर है ये तो क्वांटिटी है, परिमाण। क्वांटिटी कितनी है, कितना जाना है, कितना, वो परिमाण है, कितना जाना है वो परिमाण है। तुम्हारे स्कूल कितना किलोमीटर पड़ता है तुम्हारे घर से, तो तुम कहोगे भाई सर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में पड़ता है, जो 10 बोला आपने, 10 वो परिमाण है ना। R3 कैसे हुआ, फनी ब्लॉग, हमने आपको क्या बताया मेरे भैया,
आर कैप बराबर होता है, उस वेक्टर को लिखना है, उस सदिश को लिखना है और उसके वेक्टर से, उसके परिमाण से भाग देना है। चाहे आप परिमाण लिखिए, चाहे टू लिखिए, जब अगर आप दिशा इधर से इधर माप रहे हैं तो R21 लिखेंगे, चाहे आप R12 लिखिए और चाहे सिर्फ R लिखिए, सबका मतलब एक है, हम सबका मकसद एक है। तो R वेक्टर बटे R लिख सकते हैं, R वेक्टर बटे इस कैप को R वेक्टर बटे R लिख सकते हैं। एक R स्क्वायर पहले से था तो R का गुणा हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा, खत्म मामला। सिंपल तो था दादा। बेटा टाइमिंग जैसे 2 दिन अभी मैं टीम से तो कह ही रहा हूँ, और थोड़ा सा टाइमिंग आज जैसे शिफ्ट हो गई 8 बजे, वैसे टाइमिंग आपकी 4 बजे थी 2 दिन, तो टाइमिंग में प्रयास करूंगा एक ही टाइम रखा जाए, ठीक है, परेशान मत हो। फिलहाल पढ़ने पे फोकस करते हैं। जो बच्चे बैच को क्यूआर कोड के माध्यम से नहीं परचेज कर सकते हैं, वो किसी दुकान या शॉप पे जा सकते हैं, उनको आप उतना पैसे दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए, 10 20 50 एक्स्ट्रा दे दीजिए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो आपको बैच खरीद देंगे, उनके हाथ में कैश आ जाएगा, आपको आप कैश ले लेंगे और आपको ऑनलाइन कर देंगे। वैसे तो ये वाला सुविधा सब कर देते हैं, है ना, तो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो ये ऐसा जरूरत तो सभी पूरा कर देते हैं। वरना हमारी ये क्लिप दिखा देना वीडियो कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बच्चा बैच लेना चाहते हैं और प्लीज आपसे अनुरोध है कि वो आपको पैसे देगा और आप उसका बैच परचेज करा दीजिए। मजा आ गया गाइस? ठीक है, चलिए गाइस, तो सदिश रूप इससे सरल भारत में आपको नहीं मिल सकता जितना सरल हमने आपको बता दिया। और गाइस इतना ही सरल भारत में बनता है। देखो सवाल कैसे बनता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी स्टिल देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, जरा बताइए। और हम लोग पोल पे चलते हैं, आई आई पोल पे जरा बताइए, ये पोल आ रहा है स्क्रीन पे, इसका इनमें से कौन सा सही है? कितने बच्चों ने ध्यान से सेशन को देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं। और जिन बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई मेरे भाई, वो अटेंडेंस लगा देंगे, ठीक है। मैं हट जाता हूं। देखिए इसमें सारे चीज गिवन है, बट आपको ये पकड़ना है कि कौन सा इसमें से सही है। ऐसा ये इश्क है। देखिए अगर मैं आपको सिर्फ एक बताता तो आपसे गलतियां हो सकती थी, क्योंकि मैंने आपको 2 फार्मूले इसके बताए, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं इसी पे, मैं आपको इसमें 2 फार्मूले आपको बताया, ठीक है। गलतियां कहां पे होती हैं और देखो सवाल कैसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। पहले मैंने आपको 2 फार्मूला बताया, जरा ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको फार्मूला कहां पे बताया? 2 चीज ये पे आ जाइए। हमने आपको ये फार्मूला देखिए 2 चीज बताई, ध्यान से देखिए ना। हमने आपको क्या बताया था? ये एक तो आर वेक्टर बटे आर क्यू बताया था, और एक तो मेरे भाई ये वाला फार्मूला बताया था। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते अगर मैं सिर्फ एक चीज लेके चलता, इसी वजह से मैंने आपको दोनों चीज बताया कि अगर आर वेक्टर लिखा हुआ है तो आर का क्यूब नीचे रहेगा, क्योंकि आर अगर सिर्फ कैप लिखा होता तो यहाँ पे आर स्क्वायर रहता। तो आर वेक्टर बराबर आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये इसको मेरे भाई बोलते हैं एकांक सदिश, और एकांक सदिश दिशा को निर्धारित करने का काम करती है किसी भी सदिश का, स्थिति सदिश का, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो रिजल्ट लगभग 50% से ज्यादा बच्चों ने सही रिप्लाई किया, लेकिन ध्यान से देखिए, पोल नॉट वर्किंग। अच्छा ऐसा है क्या? साक्षी त्रिपाठी, प्रिंस अग्रहरी, शशांक पांडे, मीनाक्षी योद्धा, सेवा पटेल, आकांक्षा हरिओम, प्राची सिंह, चित्रा बिमले, बल्ले बढ़िया है। मतलब क्लासेस आपको बढ़िया समझ आ रही है, इस बात से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा सोचते हैं कि सर न्यूमेरिकल भी हमें करवाते चलिए, जो हमारे लिए थोड़ा जरूरी होता है। न्यूमेरिकल थोड़ा खतरनाक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका भाई है तो खतरनाक की जैसी कोई चीज होती नहीं है मेरे सामने, है ना। ये बहुत पॉपुलर सवाल है मेरे भाई। 92 यूरेनियम 238 जिसका परमाणु क्रमांक ये है और परमाणु भार ये है, नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से 9 गुणित 10 की घात -15 मीटर पर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? मैं चाहता तो 2 आवेश दे देता और आपको गुणनफल दे के पूछ लेता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आइए समझते हैं, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। हमारे पास 92 यूरेनियम और जिसका परमाणु भार 238 है, विघटित हो रहा है मेरे भैया अल्फा कण, अलग थलग हो रहा है बेचारा।
इसके पास अल्फा कण पर मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, अल्फा कण पर जो आवेश होता है अल्फा पार्टिकल पर, वो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश पाया जाता है अल्फा कण पर। क्योंकि अल्फा कण जो होता है मेरे भाई वो हीलियम का नाभिक होता है। किसका? हीलियम का नाभिक होता है। और अगर आपको किसी भी भारत में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको ये निकालना है कि किसी तत्व पर, किसी भी एलिमेंट पर आवेशों की संख्या कितनी होगी उसके नाभिक पर, तो आप निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है मेरे भाई Q बराबर प्लस जेड ई होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो जेड यानी कि परमाणु क्रमांक होता है जेडी, जैसे क्वांटाइजेशन आप चार्ज आपने पढ़ा था। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2 नाम रखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। लिथियम के लिए 3, तो यहाँ पे रख के आप याद कर सकते हैं, इसको नोट करके अलग से कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा साहब बाबू, मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात माइनस में 19 कूलाम का आवेश पाया जाता है। यहाँ पे मेरे भाई प्लस में 3.2 गुणित 10 की घात में माइनस में 19 कूलाम का आवेश पाया जाएगा और हमारे पास ये खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि अल्फा कण का नाभिक जो है उत्सर्जित हो गया, निकल गया। तो 92, चूंकि ये परमाणु क्रमांक है तो यूरेनियम पर वैसे आवेश कितना था? आवेशों की संख्या 92 इलेक्ट्रॉन। वैसे देखा जाए तो 92 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अल्फा कण विघटित हो गया। अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र पर, तो मेरे भैया जैसे ही विघटित हुआ तो इसके पास कितना मेरे भाई बचा? 90 इलेक्ट्रॉन बचा। 90 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि जो Q2 का मान आपके पास आ गया बाद वाला, वो ये आ गया। और Q1 का मान हमारे पास कितना था मेरे भैया? एक नाभिक पर जितना आवेश था वो उतना ही था। स्टडी विथ आदर्श मेरे भाई, बाकी बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने आपसे क्या कहा मेरे भैया, जरा ध्यान से देखिए कि हमने जब आपसे ये कहा कि 90, देखो चूंकि ये एलिमेंट है, इस पर नाभिक पर आवेश कितना था? 92, चूंकि परमाणु क्रमांक Q बराबर जेडी होता है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कमजोर हो गया, निकल गया, विघटित हो गया। क्यों? अल्फा कण जा रहा है, तो इस पर जो आवेशों की संख्या 90 में से 2 चला जाएगा, 92 में से वो 90 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसको मान लिया हमने Q1 मान लिया। Q1 मान लो, Q2 मान लो, एक ही बात है। Q2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भैया? कह रहा है इतनी दूरी पर, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा? यानी कि एक आवेश ये है तो दूसरा अल्फा कण मान लिया, तो अल्फा कण पर आवेश आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो Q1 और Q2 ये हो गया। यानी कि कहने का तात्पर्य, ये सवाल नए सिरे से स्टार्ट हो गया, जिसका मान है मेरे भाई एक Q1 है और एक Q2 है, और जिसकी बीच की दूरी R है, और R की वैल्यू आपको 9 गुणित 10 की घात माइनस 15 में पहले से गिवन है, और ये खत्म हो जाएगा। तो बल पूछ रहा है, अतः कार्यरत बल, अतः मेरे भाई कार्यरत बल। अब जो कार्यरत बल होगा मेरे भाई वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मेरे भाई R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से बल बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणित 10 की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, Q1 का मान 90 इलेक्ट्रॉन है, तो 90 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। दूसरा Q2 का मान 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात माइनस में 19 हो गया, और बटे R का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 9 गुणित 9 और गुणित 10 की घात माइनस 15 का स्क्वायर होगा, तो 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। हर थिंग। आइए अब आपको थोड़ा सा इधर नजरे स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, क्योंकि जहां थोड़ी सी कठिनाई आप देखते हैं आपका मन विचलने लगता है कि सर ये कैसे हो गया। वैसे कहते हैं सर थोड़ा और लेवल बढ़ाइए, थोड़ा और लेवल बढ़ाइए। सर मैंने आपकी फोटो अपने रूम में लगा रखी है, वाह पीयूष भाई, थैंक यू सो मच भाई, लव यू, लव यू भाई, लव यू, लव यू भाई, मुझे भेज दीजिएगा। अरे एक बच्चे का आंसर भी आ गया, 1 सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, फरहान अंसारी, आपको समझ आएगा। देखो इतने नाभिक का कोई परमाणु था, ये समझते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट था, अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र पर, यानी कि अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया, तो अगर इस पर आवेशों की संख्या देखें तो Q बराबर जेडी से परमाणु क्रमांक है, इस पर 90 इलेक्ट्रॉन का 92 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। लेकिन जैसे अल्फा कण निकल गया तो 90 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि निकल गया, क्योंकि अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 90 में से 2 चला गया, तो जब 92 में से 2 चला गया मेरे भाई, तो 90 बचा। इसको हमने मान लिया Q1, और हमें पूछ रहा है कि अगर उससे इतनी दूरी पर अल्फा कण हो, तो Q2 का मान हमने 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया। इन दोनों को कितनी दूरी पर रखा है? इतने पे। इस पे ताकत पूछ रहा है, बल पूछ रहा है।
तो कार्यरत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान 9 गुणित 10 की घात 9 और Q1 का मान हमारे पास क्या है 90 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख दिया। और Q2 का मान है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुणित इतना इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 9 गुणित 10 की घात -3 कर दिया। अब हमारे पास कट्टम कुट्टम, आइए कैलकुलेशन करते हैं। 9 से 9 कट गया, 9 एक कन्नम 9, 9 दहम्मा 9 दहम्मा 90। दशमलव हटाएंगे जीरो नीचे बढ़ जाएगा, फिर दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो मेरे भैया। 16 16 289 गुणते 514, यही तो आ रहा है 512। 16 16 289, 17 17 289 होगा गाइस। ठीक है गाइस, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, गिनती पढ़ाई यहीं पे हो जाएगा आराम से। देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 की घात 2 बढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखो, 10 की घात 2 बढ़ रहा है, तो हमारे पास जो बचा खुचा है उसको हम लिख लेते हैं आराम से सुकून से। ठीक है, सुकून से देख लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी करिए मेरे साथ। 19 दूना 38 हो जाएगा, और ये 10 की घात कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। ठीक है, चाहे एक पावर खत्म कर दो ज्यादा ठीक है, और ये 10 की घात -29 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे पास बचा 16, फिर बचा 16, और फिर बचा 2, 16 दूना 32, आराम से आ रहा है, मामला क्लियर हो रहा है। 19 दूना 38, और 10 की घात 9 ऊपर बचा है, 10 की घात 9 ऊपर बचा है। ठीक है, नीचे बचा है 10 की घात -29, नीचे बचा है 10 की घात -29, और ये 10 की घात माइनस में 38। अब मामला हमारा सलट गया यहीं पे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहां पे जब इसको गाइस ऊपर ले जाओगे 29 और 9 9 9 18 38 लगभग खत्म हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, मामला खत्म हो गया। 16 दूना 32 और 2 छंग 12 यानी कि 512 न्यूटन। किसका आ रहा है मेरे भैया 512 न्यूटन इसका आंसर आएगा, और ये खत्म हो जाएगा। बताओ, इससे सरल पूरे भारत में कोई तरीका बना है क्या? ऐसे ही कैलकुलेशन पूरे भारत में होती है मेरे भाई, ऐसे कैलकुलेशन पूरे विश्व में होती है। हाँ, न्यूमेरिकल में सूत्र कैसे पता करते हैं वो सब धीरे धीरे, जैसे हम न्यूमेरिकल की अलग क्लास लगाएंगे ना, हम न्यूमेरिकल का तो अलग ही सेशन रखेंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। हाँ बेटा सेवापाल, चले बेटा, हम किशन सर ऑफिशियल सर्च कर लेना, मुझे इंस्टा पे कहीं पे भी किशन सर सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, वहां पर हमको टैग कर देना। ठीक, हाँ चलो गाइस आगे बढ़े गाइस। चलो, एक पड़ाव पूरी तरीके से पार हो गया, जो आपको बहुत टेंशन थी। आते हैं मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या है मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस? वैद्युत का मतलब होता है मेरे भैया आवेश। ध्यान से देखिए, वैद्युत का मतलब होता है मेरे भाई आवेश, और आवेश के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं मेरे भैया? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा होगा। जैसे आप कहीं पे होंगे ना, और वहां पे अलग ही जोश होता है, अलग ही ताकत होती है आपकी। जैसे आप गांव में होते तो गांव के लोग आपको जानते हैं, फिर आप टॉप करते हैं स्टेट में, पूरा स्टेट ही जान जाता है। फिर स्टेट में टॉप करते हैं के बाद जब आप जेई मेंस वगैरह नेट वगैरह निकालते हैं तो पूरा वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल लोग जाने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक क्षेत्र बन जाता है आपका कि भैया इतना एरिया होता है आपका। ठीक है, ऐप पे मिलेगा बिटवा नोट्स, तुम्हारा घर तक मिल जाएगा नोट्स, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, परेशान मत हो, धीरे धीरे पढ़ो, सुकून से पढ़ो, सब हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा? आवेश के क्षेत्र को, क्योंकि आवेश, हमने आपसे क्या कहा? कोई आवेश किसी एक बल का अनुभव करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा ना कि आवेश आकर्षित किया, आपने एक्सपेरिमेंट लगा शॉर्ट्स में देखिए जाके, मैम के बाल चिपक के बाहर हो जा रहे थे, क्यों? एक बल जो उसको खींच रही थी, तो एक बल उसके क्षेत्र में खींच रही थी। ऐसा नहीं कि हमने बाल को घिस के इधर रख दिया और मैम का बाल ऑटोमेटिक उड़ गया। यानी कि आवेश तो ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ हैं तो दूर से चिपका लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। उसके एक क्षेत्र में वो एक बल का अनुभव करती हैं। उसके क्षेत्र में जो बल का अनुभव करती है, जो बल का अनुभव करती है, उसी को हम कहते हैं मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है मेरे भाई। आ जाइए,
इसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र समझ गए, तीव्रता एक लाइन में समझोगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्रता का मतलब क्या होता है, ताकत, समझो एकदम प्रेम से समझो, 2 मिनट का काम है। मिलेंगे बाबू, क्यों नहीं मिलेंगे, आ जाओ। हेलो गाइस, दिग्विजय जी कैसे हैं आप? क्यों ना जा छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, भरा नहीं, हरा भरा नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई बात। चलो गाइस, आगे चलें गाइस, चलें गाइस, आगे चले, चलो आ जाओ। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु को एक कूलम आवेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होती है। अरे हटाना रे बाबा, मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ मेरे भाई, मैं आपको एक तरीका बताऊं ना, आपकी अगर किसी की परिभाषा याद रख सकते हैं। आइए बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ताकत कितना ज्यादा बल को अनुभव करती है, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल वेक्टर ई, प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर फार्मूला होता है मेरे भैया एफ अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है मेरे भैया, न्यूटन। अभी सब पे चर्चा करते हैं। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ध्यान से देखिए, सब पढ़ाता हूं। देखो, अगर किसी की आपको सिर्फ पता चल जाए फार्मूला और उसकी परिभाषा बनाना हो तो बाएं हाथ का गेम होता है मेरे भाई। वो गेम क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। वो गेम ऐसे होता है, नीचे वाले को आप एकांक मान लीजिए, जैसे आप नीचे वाले को एकांक मानते हैं, एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करती है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कितना ज्यादा बल का अनुभव कर, तीव्रता का मतलब कितनी ज्यादा ताकत का अनुभव कर रही है। तीव्रता को मतलब यहां से ताकत से समझ लो, कितनी ज्यादा ताकत का अनुभव कर रही है किसी वैद्युत क्षेत्र में। कोई भी एकांक परीक्षण आवेश जितना ज्यादा बल का अनुभव करती है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, मात्रक के बारे में बात करें, न्यूटन पर कूलम। वीमा, वीमा यानी कि डायमेंशन फार्मूला। बल की बीमा क्या होती है मेरे भाई, एम एल टी की घात -2। आवेश की बीमा एटी होती है, ऊपर जाएगा एम एल ए की घात -1, टी की घात में -3। एम एल ए की घात -1 और टी की घात में -3, ये इसकी बीमा की डायमेंशन फार्मूला। हमने कहा कि मेरे भाई अगर यह एक सदिश राशि है, दिशा है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि की दिशा किधर होगी, दिशा होगी इसकी धन आवेश से बाहर की ओर, यानी कि धन आवेश से बाहर की ओर लिख लेंगे, धन आवेश से बाहर की ओर, नोट करके लिखेंगे, धन आवेश से बाहर की ओर। डायग्राम से भी बना देते हैं, बाहर की ओर लिखेंगे, धन आवेश से बाहर की ओर, या फिर ऋण आवेश की ओर, अथवा ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। इस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपसे बता देते हैं। अगर धनावेश लिखा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी, धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ऋण आवेश होगी तो ऋण आवेश की ओर, कहीं पे भी आपको आवेश मिलेगा तो ऋण आवेश की ओर होगी, धनावेश से बाहर की ओर या फिर ऋण आवेश की ओर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज या फिर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, या फिर ऋण आवेश की ओर। कहां रे, अरे कुकुर कहेंगे, कहां चल रहा हूं अभी, हम ही चलते, अरे नहीं, हाँ बस, हाँ 10। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर कोई एकांक परीक्षण आवेश है, अगर ये एक यूनिट टेस्ट चार्ज है, अगर ये परीक्षण आवेश है, तो वो किसी भी, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है एक बल का अनुभव करेगी कब, जब कोई आवेश कोई दूसरा आवेश इसके पास आएगा। अगर यही परीक्षण आवेश जिस बल का अनुभव करती है, एकांक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण का आवेश, एक यूनिट का चार्ज जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज्यादा वैद्युत बल का अनुभव करेगा, उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा आप नोट कर सकते हैं। दिमाग में एक बात क्लियर है क्या, एकदम मजा आ रहा है, एकदम बहुत हल्के हल्के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत समझना जरूरी गाइस। अबू जैद भाई बताएंगे भाई, ठीक है क्लियर है।
क्लियर दिमाग में बात? होप तो कि बढ़िया होगा। हाँ, टेस्ट चार्ज, क्या टेस्ट चार्ज जी? हमेशा मैंने आपसे बताया था ना, आवेश के प्रकार में स्रोत आवेश, परीक्षण आवेश, बिंदु आवेश, तीनों एक ही बात है। स्रोत आवेश अलग है, परीक्षण बिंदु एक है, पर जब भी आप चार्ज लेंगे तो आप परीक्षण आवेश ही लेंगे, टेस्ट चार्ज ही लेंगे जब भी आप लेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखेंगे वाईटी के माध्यम से देख लेंगे, दूसरे लेक्चर में कुछ चीजें रह गई थी तो हमने आपको रिकैप के माध्यम से आज हम लगभग मुझे लगता है कि हमने सब पूरा ही बता दिया आपको, तो दिक्कत तो इसमें नहीं ही हुई होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु है यानी कि मात्रक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई जो मात्रक होता है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है, या फिर 1 न्यूटन पर कूलम बराबर होता है मेरे भाई 1 वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। विशेष इसमें यह है कि मेरे भाई विभव जो होता है मेरे भाई, विभव जो होता है मेरे भाई वो वोल्ट का मात्रक है, ये इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो वोल्ट का मात्रक विभव होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी जानकारी के लिए बता दें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, पेपर में पूछा जाता है ना, क्योंकि पेपर पूरे पूरे फिजिक्स से बनता है, दैट्स वाई, इस वजह से, ठीक है। थैंक यू बेटा सौम्या, क्लियर है बात? बहुत आराम से समझेंगे, नोट करने की बात थी तो नोट कर लिख लेंगे। ई का वीमी सूत्र, ई का वीमी सूत्र हमने बता दिया, ई के वीमी सूत्र जो आया है वो एफ बटे क्यू नॉट से आया, इसका जो बीमा होगा वो एम की घात में -2 और इसका एटी हो जाएगा, बस यही इसका वीमी सूत्र होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से बाहर की ओर या फिर ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से बाहर की ओर लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे, या फिर ऋणावेश की ओर, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ऋणावेश की ओर, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे भाई। चलो गाइस आगे चलते हैं गाइस, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं और क्या होती है मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं? आ जाइए, हट जा भाई। क्या होता है वैद्युत बल रेखाएं और क्या, अरे यार कुछ खुलना मत भाई प्लीज, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है। गाइस अब मेरे भाई, अब मैं आपसे बात करूं, बहुत आराम से बात करूं सुकून से, तो एक बात समझिए, वैद्युत क्षेत्र जो आवेश का क्षेत्र होता है बेटा उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तीव्रता का मतलब बेटा उसी क्षेत्र में वो कितने ज्यादा ताकत को, बल को अनुभव कर रहा है कितना, उसे हम तीव्रता कहते हैं। जैसे एक आप हो, आप दौड़ तो रहे हो लेकिन आप कितना तेज दौड़ रहे हो वो दूसरी बात है, वो आपकी ताकत होगी, इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा पीयूष भाई, परेशान मत हो। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धनावेश से निकलती हैं मेरे भाई, क्योंकि हमने बताया धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर होता है, ठीक है, धनावेश से निकलती है मेरे भाई ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो अपने कला का अविरत यानी कि लगातार प्रदर्शन करती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हमें आपको दिखाई नहीं देती है यूजुअल, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, दिखाएं नहीं होगा यहाँ पर, रेखाएं होगा, ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी कि अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना हो तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। थैंक यू बेटा राज। अब हम यहां पे भी बात करें, जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे, किसी भी बिंदु पर खींच दे, किसी बिंदु पर खींच देंगे, जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, बात खत्म। हर्ष भाई पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी हमारी किताब ना। चलो, वैद्युत बल रेखाएं के गुण हैं, आइए समझते हैं जरा ध्यान से। एकल वैद्युत आवेश क्षेत्र की रेखाएं, आ जाइए ध्यान से देखिए। चलिए दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। आप हमेशा देखते हैं मेरे भाई धनावेश, अगर हम बात करते हैं धनावेश और ऋणावेश की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश की ओर, तो ये धनावेश से बाहर की ओर होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, पहली चीज इसकी डायरेक्शन गड़बड़ है, इसकी डायरेक्शन वाकई में व्हाइट कलर से मैं इसको पेंट करना चाहता हूं, धनावेश है, धनावेश से बाहर की ओर होगी,
धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश की ओर होगी, ठीक है। धनात्मक आवेश से अनंत की ओर, अनंत की आवेश की ओर, ये बात मैं आपको बता चुका हूं और ये वाला हम अभी आपको दिखा भी चुके हैं, ठीक है। ये बात हमने आपको दिखा भी दिया है बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है। अब मेरे भाई बात आती है मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के पहले अध्यारोपण का एक सिद्धांत है, बहुत छोटा सिद्धांत है, मैं आपको बता भी देता हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत कुछ नहीं है कि अगर जो बल होता है मेरे भाई, जब कोई आवेश परस्पर क्रिया कर रहे हो तो किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वह सभी आवेश, जैसे मान लो हमारे पास एक आवेश है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक आवेश है, अगर यहाँ पे Q2 आवेश है, हो सकता है यहाँ पे तीसरा आवेश हो सकता है, Q3 हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे Q4 आवेश हो सकता है। अगर इनके बीच में जो बल लगेगा, 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 वो इनके परिणामी यानी कि सभी बलों के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर हम बात करें एफ नेट के बारे में, जो परिणामी आता है वो F1 F2 जितने भी बल होंगे सभी के सदिश योग के बराबर होगा, सभी के सदिश योग के बराबर होता है। यही मेरे भाई अध्यारोपण का सिद्धांत है। और अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझ लीजिए। अध्यारोपण का मतलब होता है किसी चीज का सुपरपोजिशन हो जाना। मेरे भाई अगर हम सबका मैसेज पढ़ेंगे, अगर हम सबका मैसेज पढ़ेंगे तो मेरे माई बाप बाकी कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे, ये कोर्सवा आगे कैसे बढ़ेगा, आप बताओ, आप ये बताओ। हम ये कहते हैं कि छोटी सी बात थी, हम आपसे ये कहते हैं कोई डाउट हुआ करे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं तो बताने के लिए रेडी रहता हूँ ना। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, मामला ही खत्म हो जाएगा, मामला वही का वही खत्म हो जाएगा, झंझट ही नहीं रहेगा इन सारी चीजों को, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, ये तो खैर बहुत छोटी चीज थी। अब आता है मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग डालेंगे मेरे भाई वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यहां पे कुछ दूरी पर 2L दूरी लिख लीजिए, 2L। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब वो क्या होता है, जब हमारे पास आवेश जो होता है यानी कि चार्ज जो होता है, ध्यान से समझिए, वैद्युत का मतलब होता है आवेश। जब भी आपको बात करें, देखो समझोगे कैसे, चीजें आपको आसान कब लगेगी। वैद्युत का मतलब होता है मेरे भाई क्या, बोलो हाँ आवेश। वैद्युत का मतलब बोलो हाँ क्या, आवेश। फिर से बोलो, वैद्युत का मतलब आवेश। और द्विध्रुव का मतलब जिसके पास दो ध्रुव हो, दो डायपोल, दो ध्रुव हो, ठीक है, दो ध्रुव हो, यानी कि आवेश जिसका परिमाण, परिमाण का मतलब अगर हम बात करें दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, परिमाण समान, परिमाण समान होगा, परिमाण समान होगा, लेकिन उसका जो प्रकृति होगा, नेचर, या तो वो प्रकृति कैसा हो सकता है, धनावेश हो सकता है, या फिर मेरे भाई उसका प्रकृति ऋणावेश का हो सकता है, दो ही हो सकता है, तीसरा भारत में पॉसिबल नहीं है, ठीक है गाइस। जैसे परिमाण का मतलब क्या है मेरे भाई, परिमाण का इन द सेंस ये मतलब है कि अगर हम चार्ज की, जिस चार्ज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक प्लस है और हमारे पास एक माइनस है, अगर इन दोनों को L अल्पतम दूरी 2L पर रखेंगे तो ऐसा समायोजन हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान लो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर हमने 5 कूलाम का धनावेश लिया है तो यहाँ पर हमको 5 कूलाम का ही ऋणावेश लेना पड़ेगा, तभी जाके मेरे भाई ये डायपोल बनेगा। ई नहीं कि 1 तो 5 1 तो 4, एक आदमी 2 रोटी ज्यादा खा लेगा तो मार होगा कि नहीं, और यहाँ पे मार बहुत जल्दी होता है, ठीक है, ठीक है, जान की खतरा ठीक है। तो गाइस यानी कि समान, जिसका परिमाण समान, समान परिमाण, तथा प्रकृति क्या होती है मेरे भाई, विपरीत, विपरीत होनी चाहिए, विपरीत, यानी कि एक धन होगा तो एक ऋण होना चाहिए, दो ध्रुव बने हों, या जैसे धन और ऋण बनता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, यही होता है। चतुर्ध्रुव क्या होता है, चतुर्ध्रुव द्विध्रुव होगा बेटा, द्विध्रुव, दो जिसके दो ध्रुव, एक धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव, ऐसा ऐसा समायोजन हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद मेरे भाई आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है मेरे भैया, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, परिभाषा में भी 2 मिनट में परिभाषा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है मेरे भाई 2L/Q, यानी कि मेरे भैया एक किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए मेरे भाई,
मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए कि मेरे भाई एक ऋणावेश है और मान लीजिए एक धनावेश है, और इन दोनों को 2l दूरी पर आपने रख दिया है। ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण इनके बीच की अल्पतम दूरी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? जरा ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या बनता है, जरा इस बात को समझ लीजिए, आराम समझ ले जाएंगे। परिभाषा आप यहीं से भी बना सकते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के बीच में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा वह आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी को गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यह एक सदिश राशि है, लिखेंगे यह एक सदिश राशि है। अच्छा सर, यह भी सदिश राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एक सदिश राशि है। और जब ये एक सदिश राशि होगी तो जब इसकी कुछ दिशा होगी और डायरेक्शन किधर होगा, इसकी डायरेक्शन जैसे धनावेश से उसकी बाहर थी, इसका ऋणावेश की ओर था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से बाहर की ओर, इसका उल्टा होता है, यानी कि उसका धन से ऋण की ओर था, धनावेश से निकल, इससे इसका दिशा जो होता है ऋण आवेश से धनावेश की ओर। इसका जो दिशा होता है मेरे भाई, नोट करके लिखिएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर उल्टा दिशा होता है मेरे भाई, धनावेश की ओर। कंफ्यूज मत होइएगा, जो पी की दिशा होगी मेरे भाई वो ऋण से धन की ओर उल्टी उल्टा होता है। दो चीजें का कंफ्यूज मत होइएगा, ई की जो दिशा होगी वो धन आवेश से बाहर की ओर होगी, लेकिन जो पी का दिशा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी। ठीक है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ऐसे समझिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ये कमेंट में लिख देना भाई बाद में, ठीक है, जब भी कुछ दिक्कत होगी। ये आ गया मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे पास, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई क्या? अब हमारे पास आता है अगला रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, मात्रक हो गया, मात्रक के बारे में चर्चा कर ले। मात्रक, माँ तुझे सलाम। मात्रक क्या होगा मेरे भैया? आवेश का मात्रक होता है मेरे भैया कूलाम, कूलम इंटू में मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, कूलम इंटू में मीटर, आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, क्लियर है बेटा? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, स्टडी विथ ए, बहुत आराम से, बहुत स्लो से। वैद्युत का मतलब आवेश, और जिसके पास बेटा द्विध्रुव, दो ध्रुव, यानी कि एक धन आवेश हो सकता है तो ऋण आवेश हो सकता है। आघूर्ण, आघूर्ण मूवमेंट, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। मूवमेंट को आगे चल के और एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ेंगे। आदित्य मेरे भाई, कोई कपिल शर्मा का टिकट थोड़ी कटाए हो, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे भाई कुछ चीजें थी, जो कुछ टॉपिक थे आपके छूट गए थे, उसको भी हमने कवर करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अब मेरे भाई आता है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। हेडिंग ये डाल लेंगे। अब यही पढ़ने के लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं। फन फैक्ट, थैंक यू बेटा। इतने पापड़ बेले गए इसकी वजह से। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव क्या है पहले ये समझो। डायग्राम समझ लेंगे तो 80% कहानी फिजिक्स में समझ आ जाती है। यानी कि आपके पास एक आवेश है जिसके पास ऋणावेश है, मान लो क्यू है, ध्यान से देखो, ठीक है, माइनस क्यू है भाई, मुश्किल से, ठीक है, माइनस क्यू है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास मेरे भाई कुछ दूरी पर हमारे पास प्लस क्यू है। हमने ए और बी, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। इससे कुछ दूरी पर, यानी कि हमने क्या कहा कि ये अगर हमारे पास दो बिंदु हैं ए बी, ध्यान से देखो, डायग्राम की ही दिक्कत बच्चों को आती है। हमारे पास बाबू क्या है, इसकी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कॉपी, ठीक है। हमारे पास एक बिंदु, ओह, हमारे पास बाबू बिंदु ए है, हमारे पास बाबू बिंदु क्या है मेरे भाई, बी है, ठीक है। एक पे ऋणावेश है मान लो, एक पर धनावेश है। ध्यान से देखो, आराम समझ जाओगे, ठीक है, ध्यान से देखो, आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल सुकून समझ जाओगे। मैंने कहा एक पे धनावेश है और एक पे क्या है मेरे भाई, ऋणावेश है। बहुत आराम से समझो, 2 मिनट लगेगा।
इन दोनों को हमने क्या रखा है मेरे भाई, अल्पतन दूरी यानी कि 2l पे रखा है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा मेरे भाई, O होगा। यानी कि अगर ये पूरा 2l है तो ये होगा मेरे भाई L, और ये भी क्या होगा मेरे भाई, L होगा। बोलो हाँ कि ना, क्या कहते हो गाइस? क्लियर है इतनी बात सबको? पहले कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएं, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई। भाई आप कमेंट दिखा सकते हो आपका? थैंक यू बेटा पीयूष। सर परिश्रम बैच फ्री कर दो, वो भी दिन कर देंगे बेटा। फ्री कर दो, सब फ्री कर देते हैं भाई। ऐप के कमेंट दिखा सकते हो क्या साइड में करके? छोटा करके दोनों दिखा दो। ये मैसेज पे जाओ, नीचे ये साइड में है, साइड में। और इधर, और इधर, और इधर, और इधर, ये सबको क्लियर है? मजा आ रहा है? बीमा क्या होगा किसका? बीमा तो सिंपल है बेटा, ये बीमा कोई निकालने की चीज थी? कूलम की बीमा क्या होगी, लात मार दो। बीमा निकालना बेटा 2 मिनट का, बीमा बोलना था ना यार। इसका कूलम का क्या हो जाएगा, अभी पढ़ते आ रहा हो, एटी हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी, आई का एम्पियर ए, समय का टी, और इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैपिटल में एल। लात मार दिया भैया, एल ए टी, हो गया बीमा। ठीक है, सिंपल लग रहा है? सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? सिंपल लग रहा है बिल्कुल? भैया उस पर टच करो जरा, उस पर टच करो जो एरो बना है, हाँ। सबको क्लियर है, ठीक है। यस सर, मजा आ रहा है। लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू। राजीव कुमार बेटा, ठीक है। डाउट चेक कर लूं? सर न्यूमेरिकल किस बुक से बताएंगे? बता देंगे आराम से। हर ओम हो। बीमा निकालना सिखा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, बीमा करवा देंगे बाबू, परेशान मत हो, ठीक है। चलो करवा देंगे बाबू बीमा, परेशान मत हो, ठीक है। यस सर, समझ में आ रहा है। लव यू बेटा। अब मेरे भाई सोचो, अच्छा डेली क्लास 8 बजे कर दो? नहीं अब सृष्टि बेटा तुम्हारे लिए भी तो इजी कर रहे हैं इसीलिए। थैंक यू बेटा काजल, ठीक है। अब मेरे भाई एक ऋणावेश एक धनावेश है, ठीक है। अगर ये इसकी पूरी दूरी एल है, इसका मध्य बिंदु अगर ओ है, तो यहां से यहां तक की दूरी एल और यहां से यहां की दूरी एल। कह रहा है ना कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष में मतलब एलोंग द एक्सिस, अक्ष के अनुदिश, इसका अक्ष ये होगा एक्सिस, इसका अक्ष होगा ये वाला अक्ष होगा, ठीक है। कल पढ़ा दूं, कल पढ़ा दूं ऐसा कह रहा हूं, आज के लिए इतना रख दूं, ठीक है। ये वाला करा के बंद कर दें बस। इसका डेफिनेशन नहीं है बाबू, इस जिसका डेफिनेशन था हमने बता दिया। मजा नहीं आ रहा है? आएगा बाबू आएगा, आ जाओ आ जाओ, मजा दिला देते तुमको, ठीक है। देखो यही करा के बस, बस ये छोटा सा है, बहुत नहीं। अक्ष के 29 यानी कि अगर हम बिंदु ओ से मान लो आर दूरी पर, यहां पे आर दूरी पर इस बिंदु पी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, तीव्रता कितना होगा। देखो कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर स्थित, अक्ष से अनुदिश आर दूरी पर निकालना है। आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मानी है, आर। तो प्लस क्यू से यहां तक की, बी से पी की दूरी कितना होगी, ये पूरा आर था, आर में से एल निकल गया, ओ से में ये एल निकल गया, यहां से यहां तक आर माने थे, आर में से एल निकल गया मेरे भाई, क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ये आर है और ये एल जुड़ गया, तो ए से लेके पी तक की दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, आर प्लस एल हो जाएगी, और ये खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा सरल सवाल कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। अगर इस बिंदु पर माने ए से, तो भैया वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होती है, ये माइनस लिखा है, तो माइनस की ओर होगी, यानी कि E1 का जो डायरेक्शन होगा, E1 का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। E2 का जो डायरेक्शन होगा धनावेश से बाहर की ओर, इस बिंदु से यहां पे अगर हम तीव्रता की दिशा निकालें तो B से P की ओर, यहां की बाहर की ओर, E2 का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर होगा। यानी कि एक E1 इधर और एक E2 इधर, एक की दिशा इधर एक की दिशा इधर। परिणामी में दोनों को माइनस कर देते हैं, अगर एक भाई साहब इधर जा रहे हैं भाई साहब इधर जा रहे हैं, परिणामी निकालने के लिए माइनस कर देते हैं, ये नियम होता है।
नहीं माइंड हैंग नहीं होगा बेटा, आराम से देख लेना, ठीक है। अल अल का एफ टी, बेटा सबका डाउट क्लियर करते हैं, आप डाउट पूछते रहा करो, हम बता देंगे, ठीक है। आर प्लस एल कैसे होगा बेटा, वही तो बता रहे हैं। यहां से ओ से लेके पी तक की दूरी क्या माने, यहां से यहां तक आर है, इसमें एल जोड़ दिए तो ये आर प्लस एल हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी आर माने है, आर में से ये एल निकल गया तो ये आर माइनस एल ही तो बचा, बी से लेके पी तक की दूरी आर माइनस एल बचा, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है। प्रियांशु भाई देख लो यार, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट बचा है। आप ऐसे लिखोगे, माना फलाने कैसे लिखोगे, माना द्विध्रुव ए बी, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, आवेश है, ठीक है, आवेश है, आराम से देख लो, छोटा सा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। माइनस क्यू आवेश है, हम ये कह देंगे मेरे भैया माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर कल बताइएगा, कल बताऊं, बोलो, आप लोग हथियार डाल लो, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा वाईटी वाले बच्चे से भी पूछ लेते हैं, सर डिस्टेंस अल्पतम दूरी 2l ही लिया जाता है बेटा, ठीक है। फिजिक्स का मंत्र बता, ठीक है बाबू, चलो ऐसा करते हैं, तुम लोग के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालते हैं, टेंशन मत लो यार, ये तो अपने ऊपर है ना, मैं तो बता दूंगा। आज डायरेक्शन बता दिया, आज इसकी दिशा बता दी, डायग्राम बता दिया हूं, डायग्राम तक हम लोग थे, ठीक है। इसका डायग्राम आराम से देख लो, डायग्राम एक बार क्लियर कर देता हूं, फिर आराम से आपको बता दूंगा, ठीक है। डायग्राम बता दिया, फिर हम आपको सब बता देंगे, ठीक है। यहां तक रखते हैं, ठीक है, करा देंगे कंप्लीट, क्यों टेंशन मत लो, बता देंगे आराम से, परेशान मत हो, क्योंकि टाइम लग जाएगा तो फिर बाकी बच्चे कह रहे हैं कि आज रहने देते हैं, ठीक है। हमने मान लो यहां तक बताया, ये तो डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया, डायग्राम मान लो डायरेक्शन के लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। टेंशन नहीं लो, इसको हम बता देंगे आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है बाबू, ठीक है, ठीक है। यहां तक हमने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसको एक बार रिपीट कर देते हो क्योंकि इसको पढ़ के आना, तो हम एक बार ही वैद्युत द्विध्रुव के जो तीव्रता वाला है फार्मूला, उसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक रहेगा, चल जाएगा काम। चलो पीवाईक्यूज करा देते हैं, बता देते हैं। जो पी की दिशा होती है वो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से बाहर की ओर, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ये होता है पहली चीज। आइए अभी लव यू नहीं, अभी नहीं, अभी पहले हम लोग कुछ सवाल को करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या क्या टॉपिक रह गया हम लोग पढ़ेंगे, उसको बताएंगे बाद में। चलो चलो इसको बताओ भैया, क्वेश्चन करो पहले फटाक से, इसको क्वेश्चन करो, फिर होमवर्क देते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है मेरे भाई, देखता हूं जिसका रहेगा सही आंसर उसका कमेंट सेक्शन पिंड किया जाएगा, ठीक है। लव यू टू गाइस, बहुत प्यार सपोर्ट के लिए इतना, लव यू टू गाइस, ठीक है। टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम फिर पढ़ा देंगे गाइस। मेरे से बात बेटा यही होगा ना, हम तो है ना, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, इसकी बात, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, डोंट वरी, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, एक्स्ट्रा क्लास आपकी हो जाएगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, बहुत सिंपल है, हमने आज ही करा है। चलो और बहुत मजे वाली बात, चलिए देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये लास्ट सवाल है बेटा, मन में चौथा लड्डू बेटा, मेरा टाइपिंग नहीं आ रहा, अच्छा आ रहा है बेटा। हाँ मंडे ट्यूसडे 4 बजे है, और एक दिन वो 8 बजे लगी है, लेकिन उसको हम चेंज करा देंगे, ठीक है। पोल 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 स्टार्ट पोल, जल्दी 30 सेकंड का पोल है बेटे भाई, नालायक को जल्दी बताओ, सही से बताना कमेंट में आंसर, गलती मत करना, सभी लोग अटेंडेंस बाद में लगा लेना जो लोग बाद में दिखते हैं, ठीक है। परिश्रमी लिख दूं बोर्ड में, एक बार परिश्रमी लिख दूं, अच्छा ठीक, परिश्रमी है हम लोग, हाँ मेहनती, बढ़ते बढ़ते नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को चाटा मारो। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है, मैंने क्या कहा, उत्तर से दक्षिण भाग, नालायक कहीं का, दक्षिण से उत्तर भाग, नालायक कहीं का, धन से ऋण,
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर, ये होती है ऋण से धन की ओर। डी 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 तो है ही नहीं, 4 है, 1 2 3 4, बाबा जी की जयकार। बी क्यों कह रहा भैया, दक्षिण उत्तर तो हमने बताया ही नहीं, हमने तो धनावेश ऋणावेश बताया दादा। क्या करते हो यार तुम लोग, ऐसे करोगे? बताओ ऐसे करोगे? अरे ऐसे कैसे, इतने हैं भैया टॉपर बच्चे, देख लो नाम पढ़ लो अपना अपना। आनंद बरमाल जी, भैया क्या बता भैया, ऋणावेश से धनावेश से की ओर। क्या करता है रे तुम लोग? बी क्यों कर रहे हो, दक्षिण उत्तर क्यों कर रहे हो भैया? जब बताया तो फिर क्यों कर रहे हो मेरे भाई? माइनस आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण पी की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, लेकिन अगर तीव्रता की दिशा कहेगा तो धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर होता है, ठीक है। चलो गाइस, होप कि क्लियर हुआ होगा, टेंशन मत लो, बाकी का जो जी चीजें हैं। बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला हमारा फार्मूला रह गया है, ठीक है। बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला रह गया। उसके बाद वही दो फार्मूले का डेरिवेशन, अब इसके बाद जो भी होगा डेरिवेशन होगा। चलिए, आज हमने आपको क्या बताया मेरे भाई, सारांश में आज हमने आपको बता दिया कि मेरे भैया कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कि एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई क्यू अपॉन में आर का, चाहे स्क्वायर करो, अगर यहाँ पे क्यूब कर रहे हो मॉडल लगा के, है ना, तो यहाँ पे आपको आर वेक्टर लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने वैद्युत क्षेत्र बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया, है ना, न्यूटन अपॉन में कूलम या वोल्ट पर मीटर। उसके बाद हमने आपको क्या बताया मेरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव आगुण पी बराबर क्या होता है मेरे भाई, 2L होता है, ठीक है। छोटे मोटे कंसेप्ट है, पहला लेक्चर जो बच्चे नहीं देखे, जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर उन लोग देख लेंगे। मीनाक्षी बिटिया कह रहे हैं कि प्लीज चेक आउट माई डाउट। सर पोल नहीं शो होता, अच्छा दिखवा देते हैं सर, पोल लिखा जा रहा है, अच्छा किसका मात्रक पूछ रहे भैया? विकेश मौर्य बताया तो पी बराबर 2L का कूलम इंटू मीटर, ठीक है। तो चलिए, तो सारांश हमने बता दिया। होमवर्क क्या था मेरे भाई, एक क्वेश्चन दिया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आंसर कमेंट सेक्शन में सबको बता देना है। दूसरी चीज, क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, हम तो कमेंट जरूर पढ़ते हैं आपके लिए। दूसरी चीज बाबू याद रखिएगा, क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, जो पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज, अगर इस लेक्चर में मजा चाहते हो तो पहले लेक्चर को देख लो, ये लेक्चर तुम्हें चूरन लगेगा, पक्का बता दे रहा हूँ, ठीक है। रिवाइज कर लेना, है ना। डीपीपी जो भी मिलती है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, जैसे रहता है आपके भाई की तरह। अच्छा, एक बार परिश्रमी लिख दूं, एक बच्चा कह रहा है, तो तुम लोग परिश्रमी हो और परिश्रमी रहोगे, और सभी परिश्रमियन को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिए, खूब खूब पढ़ते रहिए, और भारत की कोई ताकत तुमको टॉप करने से नहीं रोक सकती मेरे भाई, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो बच्चे नहीं अटेंडेंस लगाएंगे वो लगा देंगे। अपना ध्यान रखिए, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और जो भी टॉपिक रह गए हैं उसको हम कवर करा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, सिलेबस आपका एकदम टाइम पे पूरा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।